स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, इस चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स इससे पहले के भी जो चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देखिए, क्योंकि आपका रिजल्ट उन्हीं से अच्छा बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलाप किसे कहते हैं या तृतीयक क्रियाकलाप से क्या आशय है। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलाप। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप भी होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में जैसे प्रकृति से प्राप्त प्राथमिक वस्तुएं को जो है तो अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप बोलेंगे। जैसे पशुपालन करना, कृषि करना, ठीक है, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। मतलब कृषि करने वाले जो लोग हैं वो प्राथमिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पशुपालन जो कर रहे हैं वो प्राथमिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम द्वितीयक क्रियाकलाप की बात करें तो प्रकृति से प्राप्त जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, ठीक है, उन्हें जो है उपयोगी और मूल्यवान बनाना, उनका रूप परिवर्तित करना द्वितीयक क्रियाकलाप है। वहीं अगर अब आप जो है तो तृतीयक क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो तृतीयक क्रियाकलाप में जो है तो क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। तृतीयक क्रियाकलाप में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो तृतीयक कार्य कर रहे होते हैं, परिवहन का जो सेवा दे रहे हैं वो भी तृतीयक क्रियाकलाप कर रहे होते हैं लोग, संचार में भी तृतीयक क्रियाकलाप करने वाले लोग ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप को समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल से और मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कहने का मतलब आपके पास जैसे प्राथमिक कार्य मैंने बताया पशुपालन, पशुपालन में आपने जो है जैसे गाय पाल ली है। ठीक है, तो गाय पाली है, गाय से आपको जो दूध मिलता है, ठीक है, जो लोग आप दूध दुहाते हैं गाय से, वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। फिर उस दूध से आप पनीर बना दें या उसी दूध से आप खुरचन बना दें तो ये द्वितीयक क्रियाकलाप होएगा। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का आप निर्माण कर दें, दूध से कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो वो द्वितीयक क्रियाकलाप में आएगा। और तृतीयक क्रियाकलाप में जो प्रोडक्ट को आपने निर्मित किया है दूध से, उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में ले जाकर बेच दें, किसी को सेवा प्रदान कर रहे हैं आप, किसी को आप बेच दें तो वो क्या होगा, सेवा प्रदान हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसको तृतीयक क्रियाकलाप बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप शब्द की परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न है, चतुर्थक क्रियाकलाप शब्द की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह वह क्षेत्र होता है जिनमें ज्ञान से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो है तो ये क्रियाकलाप जो है तो जो लोग करते हैं वो ज्ञान से संबंधित जो है तो कार्य करते हैं। ठीक है, चतुर्थक क्रियाकलाप में जो है तो कैसे लोग आते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, वैसे लोग जो है तो ये चतुर्थक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे शिक्षा का काम जो है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, सूचनाओं को भेजना प्राप्त करने का जो काम है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, शोध यानी कि खोज का कार्य जो है वो भी पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है, और विकास भी पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है। तो इसलिए ये जो क्रियाकलाप है वो ज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे शिक्षा, सूचना, शोध और विकास, इन चीज़ों पर अगर आपको वर्क करना है उसके लिए आपके पास ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में ज्ञान से संबंधित कार्य किए जाते हैं
ठीक है, उसे ही हम चतुर्थक क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला प्रश्न देखते हैं, पंचम क्रियाकलाप किसे कहेंगे। ठीक है, तो यह वे क्षेत्र होते हैं फ्रेंड्स जिनमें निर्णय लेने वाले लोग, ठीक है, नीतियाँ बनाने वाले लोग शामिल होते हैं। जैसे निर्णय लेने वाले लोग हो गए, नीतियाँ बनाने, मतलब एक तरीके से हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे जो राजनेता होते हैं, ठीक है, वो निर्णय लेते हैं, नीतियाँ भी बनाते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक भी हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक भी जो है तो निर्णय लेता है, नीति बनाता है। जैसे अभी चंद्रयान 3 गया था चंद्रमा में, तो उसमें जिन वैज्ञानिकों ने काम किया है, ठीक है, चंद्रमा में कुछ खोजने का, वो सब पंचम क्रियाकलाप के लिए कार्य किए। ठीक है, तो ये अनुसंधान वैज्ञानिक जो है ये आ जाएंगे पंचम क्रियाकलाप में। मतलब ये वैज्ञानिक कैसा कार्य कर रहे होते हैं, पंचम क्रियाकलाप यानी 5वें नंबर का कार्य कर रहे होते हैं। और सरकारी अधिकारी भी जो होते हैं वो भी पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इन लोगों को जो सैलरी वगैरह है वो नहीं मिलती है। ठीक है, इनको जो है तो गिफ्ट के तौर पर, जो ये अनुसंधान वैज्ञानिक होते हैं, इनको गिफ्ट के तौर पर, जब इनका मिशन सक्सेस हो जाता है तो इनको गिफ्ट के तौर पर बहुत सारा पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये होते हैं पंचम क्रियाकलाप में वर्क कर रहे लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, थोक व्यापार क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह ऐसा व्यापार होता है जिसमें बड़े व्यापारी सीधे विनिर्माताओं से, ठीक है, जो है तो थोक में वस्तुएं खरीदते हैं और उसको जो है तो भंडार गृह में रख लेते हैं। ठीक है, विनिर्माता कौन होता है फ्रेंड्स, तो जो वस्तुओं को निर्मित कर रहा होता है, जो वस्तु को बना रहा होता है, जो वस्तु को उपयोगी मूल्यवान बना रहा होता है जो व्यक्ति, उसी को विनिर्माता बोलेंगे। तो जहाँ पर जो है तो वस्तु निर्मित होती है, जो वस्तु को निर्मित करता है, सीधे वहाँ से जो बड़े व्यापारी होते हैं वो डायरेक्ट वस्तुएं खरीद लेते हैं, थोक में खरीद लेते हैं और उसको अपने यहाँ ला करके भंडार गृह में रख लेते हैं। और फिर उन वस्तुओं को बिचौलियों के माध्यम से, सौदागरों के माध्यम से, ठीक है, व आपूर्ति घरों के द्वारा व्यापार किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है तो लाकर रख लिया जाता है और फिर बिचौलियों के माध्यम से व्यापार करवाया जाता है। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को भंडार उधार में दे देते हैं। ठीक है, कह देते हैं कि आप हमारे यहाँ से मटेरियल ले जाइए, आप बेचिएगा, बेचने के बाद जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो हमारे मटेरियल का पैसा आप हमारे पास पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, जो रेट पे आप ले जा रहे हो उस रेट का पैसा हमें दे दीजिएगा, बाकी जितना बचे वो आपका होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, परिवहन से क्या आशय है। तो परिवहन एक ऐसी सुविधा है, ठीक है, क्या है परिवहन, परिवहन एक सुविधा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं एवं विनिर्मित माल तथा संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, वह ले आया भी जाता है। ठीक है, तो इसे ही अपन क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, वहीं पे अगर हम परिवहन के प्रकारों की भी बात करें तो परिवहन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं, स्थल, जल और वायु परिवहन। एक परिवहन और अभी जोड़ा गया है, पाइपलाइन परिवहन, जिसमें तरल पदार्थों का ही जो है तो केवल परिवहन होता है। ठीक है, हालांकि पाइप वगैरह जो होता है वो भी तो स्थल में ही होता है, स्थल परिवहन का ही वो प्रकार है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वैसे होते मुख्य रूप से 3 हैं, पर यहाँ पे 4 आप जो है तो समझ सकते हैं। 4 जो है तो अगर आता है तो आपको 4 बता देना है ऑप्शन। हालांकि आपको अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछता है तो वहाँ पे ऑप्शन जैसे 4 है और 3, तो इसमें से कोई एक ही रहेगा ऑप्शन, या तो 4 रहेगा या तो 3। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, पर्यटन से क्या आशय है। अगला प्रश्न है, पर्यटन से क्या आशय है। पर्यटन, ठीक है, तो पर्यटन क्या है फ्रेंड्स, यह एक यात्रा है। पर्यटन क्या है, एक यात्रा है जो आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, और
वर्तमान में जो पर्यटन है वो विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। यानी कि सेवा देने वाला जो क्षेत्र है ये पर्यटन भी है, हालांकि इसका उद्देश्य पैसा कमाना ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर जो 7 है, उसको देख लेते हैं। भंडार गृह या भंडार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, उनको जो है संक्षेप में बताना है और उनका जो है उल्लेख भी करना है। तो भंडार मुख्य रूप से जो है तो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उपभोक्ता भंडार, दूसरा है विभागीय भंडार, तीसरा है श्रृंखला भंडार। उपभोक्ता भंडार क्या होते हैं फ्रेंड्स? यह वह भंडार होते हैं जो फुटकर व्यापार के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो इस प्रकार का भंडार रखते हैं। किस लिए? उपभोक्ताओं के लिए। जहाँ फुटकर व्यापारी इस प्रकार का भंडार उपभोक्ताओं के ज़रूरत को पूरा करने के लिए रखते हैं, उसे ही उपभोक्ता भंडार कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो भंडार है वो है विभागीय भंडार। यह वे भंडार होते हैं जो वस्तुओं की खरीद एवं भंडारों के विभिन्न अनुभवों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व तो आपराधिक सौंप देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगला है श्रृंखला भंडार। श्रृंखला भंडार क्या होता है फ्रेंड्स? श्रृंखला भंडार वे भंडार होते हैं जो अत्यधिक मितव्ययिता से व्यापारिक माल का क्रय करते हैं, जहाँ तक कि अपने निर्देश पर सीधे ही वस्तुओं का भी निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, श्रृंखला भंडार जो होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, परिवहन सेवा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो परिवहन सेवा है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं परिवहन क्या है। तो परिवहन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया व ले आया जाता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो यहाँ पे 2 हैं, देख सकते हैं आप, मांग है और मार्ग। मांग जो है ये परिवहन सेवा को प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि परिवहन सेवा जनसंख्या के आकार व मांग पर निर्भर करती है। अगर जनसंख्या ही वहाँ पर नहीं होगी तो परिवहन प्रभावित होगा, परिवहन सेवा जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होगी। अगर जनसंख्या ज़्यादा है, जितनी जनसंख्या होगी ज़्यादा उतना ज़्यादा जो है परिवहन की मांग होगी। ठीक है, दूसरा है मार्ग। ये भी जो है परिवहन सेवा को प्रभावित करती है। मार्ग, परिवहन सेवा को मार्ग भी प्रभावित करता है। मार्ग अगर ऊंचे नीचे क्षेत्रों पर है तो परिवहन सेवा प्रभावित होगी। पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन सेवा का मार्ग प्रभावित होता रहता है। ठीक है, जैसे अब मतलब बारिश वगैरह हो गई है ना, तूफान वगैरह आ गया तो पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पे दिक्कत होती है परिवहन सेवा प्रदान करने में। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला वाला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में विभिन्न रंगों की कॉलर की कार्य प्रकृति का वर्णन। ठीक है, जो कॉलर है, जैसे कि पहला है यहाँ पे, आर्थिक क्रियाकलापों में विभिन्न रंगों की कॉलर की कार्य प्रकृति निम्न है। जैसे लाल कॉलर जो है, ठीक है, ये कौन से लोग होते हैं? तो प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोग जो है वो लाल कॉलर में आते हैं। ठीक है, जैसे कृषक हो गए, मछली पकड़ने वाले हो गए, खनन कार्य करने वाले, शिकार करने वाले जो लोग हैं, ये प्राथमिक कार्य करने वाले जो लोग हैं वो लाल कॉलर में आते हैं। ठीक है, दूसरा है नीला कॉलर। तो इस कॉलर में उद्योगों में काम करने वाले लोग आते हैं। ठीक है, इसमें कुशल व अकुशल दोनों ही प्रकार के ये लोग हो सकते हैं, यानी कि योग्य और अयोग्य, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है नीला कॉलर में। श्वेत और सफ़ेद कॉलर की अगर हम बात करें तो इस कॉलर में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में जो काम करते हैं, जैसे जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह निर्मित होते हैं, जहाँ पे मोबाइल निर्मित होता है, मोबाइल के पार्ट्स जहाँ पे निर्मित हो रहे हैं, उन जगहों पर जो है तो जो कार्य कर रहे लोग होते हैं उसे सफ़ेद कॉलर बोला जाता है। ठीक है, और जो कार्यालय में काम कर रहे हैं, यानी कि जो ऑफिशियल जो ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होते हैं वो सफ़ेद कॉलर में आते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम आगे स्वर्ण कॉलर की बात करें तो इस कॉलर में जो है तो ऐसे लोग आते हैं
जो पंचम क्रियाकलाप में कार्य करते हैं, जो पंचम क्रियाकलाप में कार्य कर रहे लोग होते हैं वो स्वर्ण कॉलर में आते हैं। ये लोगों की जो कार्य होता है वो है आंकड़ों की गणना करना, नए विचारों की रचना करना, नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन भी यही लोग करते हैं। ठीक है, और खोजकार, वैज्ञानिक शोध कार्य वगैरह जो है सब यही लोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग कार्य करते हैं उसे स्वर्ण कॉलर में रखा जाता है। ठीक है, अगला जो है वो है धूसर कॉलर। ठीक है, इस कॉलर में जो है तो कम योग्यता वाले जो व्यावसायिक पुरुष होते हैं, ठीक है, कम योग्यता वाले, वो भी व्यापार करने वाले लोग, व्यावसायिक पुरुष जो होते हैं वो आते हैं, जैसे नाई, घरेलू कर्मचारी, धोबी, बढ़ई, लोहार, चौकीदार, ये सब धूसर कॉलर में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है कम योग्यता वाले लोग होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम आगे देखें गुलाबी कॉलर, ये किस व्यक्ति से संबंधित होते हैं, तो इस कॉलर में श्वेत कॉलर से कम योग्यता वाली व्यावसायिक महिला श्रमिक। ठीक है, इसे पुरुष नहीं आएगा, केवल महिला श्रमिक आएगी। गुलाबी कॉलर में कौन आएगा, महिला श्रमिक आएगी। जैसी आया होती है आंगनबाड़ी में, हेयर ड्रेसर, बेबी सीटर, घरेलू नौकरानी, ये सब गुलाबी कॉलर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 10 है वो है संचार क्या है व इसके साधनों का वर्णन भी करना है। ठीक है, तो शब्दों, सूचनाओं एवं संदेशों तथा विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है, और संचार के जो साधन हैं वो निम्न है, जैसे डाक के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, ठीक है, डाक के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, ठीक है, उसके अलावा जो है तो रेडियो है, टेलीफोन या दूरभाषा है, इनके माध्यम से जो है तो क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो अभी मैंने जो है तो यहाँ पे आपको संचार की परिभाषा बताई है कि शब्दों, सूचनाओं एवं संदेशों तथा विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना ही संचार कहलाता है। संचार के जो साधन हैं जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इनके माध्यम से जो है तो हम क्या करते हैं, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं, जो संचार कहलाता है। इसके साधन निम्न है, जैसे पहला है डाक विभाग। संचार के साधन में डाक महत्वपूर्ण योगदान रहा है डाक का, आज भी जो है तो ये इसका प्रयोग जारी है। इसके माध्यम से सूचनाओं, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है तथा यह संदेश भेजने का पुराना ढंग है और आज भी जो है तो ये चल रहा है। दूसरा है समाचार पत्र यानी अखबार। संचार के इस साधन के द्वारा देश विदेश में घटित दैनिक जो घटनाएं होती हैं उनकी जानकारी अखबार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है, जिसको अपन समाचार पत्र बोलेंगे। ठीक है, जो कि संचार का साधन है। आगे है दूरदर्शन। ठीक है, तो संचार का अगला जो साधन है वो है दूरदर्शन। संचार के साधनों में दूरदर्शन आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि देश विदेश में जो घटित घटनाएं हैं उनको वह ध्वनि और चित्रों दोनों को एक साथ प्रसारित करता है। ठीक है, और जनसंचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दूरदर्शन। ठीक है, अगला है रेडियो। ये भी जो है तो जनसंचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो जनसंचार के माध्यम से जो है तो संगीत, समाचार पत्र, मनोरंजन व सूचना वर्धक कार्यक्रम, ठीक है, सीधे जो है तो लोगों तक रेडियो स्टेशन पर लगे ट्रांसमीटर की सहायता से पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, या प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, वहीं पे जो है तो जो अगला संचार का साधन है वो है टेलीफोन। ठीक है, संचार के साधनों में टेलीफोन या दूरभाषा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि आज मोबाइल के माध्यम से हम घर बैठे देश विदेश में कोई भी संदेशों को हम भेज सकते हैं या वहां से आए हुए संदेश को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।